नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस और ये है डे 59 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रोज़ आप इस 5 क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको लगता होगा कि यार 5 क्वेश्चन रोज़ क्या ही है, मगर तुम सोचो ये जो 7-8 मिनट हैं ये ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं आपका, मगर आपका जो 5 टॉपिक है वो कवर हो जाता है। आप कहीं से भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी करो, या तो तुम जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करो, मगर डेली आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, डिसिप्लिन में चलो। बस तुम एक चीज़ सोचो कि अगर तुमने ज़रा सी मेहनत कर ली तो तुम्हारा ज़िंदगी कितना बदल जाएगा। तुम सोचो, तुम जो एक आईएएस है या फिर जो भी सर्विस तुम चाहते हो उसमें तुम जाओगे, तुम्हारा जो पूरा रुतबा है वो बदल जाएगा, तुम्हारी जो पूरी ज़िंदगी, तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारे जो आगे की जो जो है ना पूछते हैं वो बदल जाएंगे तुम्हारी। एक बार की मेहनत है, ढंग से कर दो, कुछ ही महीने हैं बस, ठीक है ना। अब यार इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है नहीं। अब देखो टाइम कम बचा है, तो जितना भी हो सके, कॉन्फिडेंस तुम्हें लग रहा होगा कि यार चीज़ें भूल गए हैं या फिर किताबें काफ़ी सारी बची हुई हैं, छोड़ो, गोली मारो, धीरे धीरे चीज़ों को करना शुरू करो। जैसे कि एक प्रायोरिटी बना लो कि मेरे को पॉलिटी कवर करना है इतने दिन में और साथ साथ मेरे को इकॉनमी भी पढ़ना है। तो जब देखते हैं ना कि सब चीज़ें जमा हो गई हैं, मतलब कैसे पढ़ेंगे इतना सारा, तो टेंशन होता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते जाओ, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो हम हैं ही। चलो सवाल पर चलते हैं। जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेजर है इन्फ्लेशन को मेजर करने का? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर। अब जिन्होंने जरा सा भी इकॉनमी पढ़ा है उसको पता होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम लोग इन्फ्लेशन नापते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हैं, और सबसे बढ़िया मेजर है इन्फ्लेशन नापने का जीडीपी डिफ्लेटर। जो सीपीआई है यहाँ पर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, रिटेल लेवल पर। जो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, होलसेल लेवल पर। जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हर गुड्स एंड सर्विसेज के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसको निकालता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हर वो सामान, हर वो सेवा को कवर करता है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस करी जा रही हैं। दैट्स वाई दिस डिफ्लेटर इज द बेस्ट मेजर टू मेजर इन्फ्लेशन। मगर हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते? अब तुम सोचो, जीडीपी का डाटा तो बहुत लंबे लंबे गैप के साथ आता है, मगर मेरे को इन्फ्लेशन का डाटा हर महीने चाहिए होता है। अब हर महीने आपको डिफ्लेटर डाटा नहीं मिल सकता, तो करते क्या है कि हम लोग सीपीआई, डब्ल्यूपीआई इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है वो सीपीआई, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, आरबीआई इस मेजर को यूज करता है इन्फ्लेशन नापने के लिए। और ये जो इन्फ्लेशन है ना, इसी को ध्यान में रख के आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है। आपको पता है ना कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन को, जो आरबीआई है उसको दिया गया टारगेट कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो रखना है 2% से 6% के बीच में, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन है 2 से 6% के बीच का, वो कहाँ से लाएंगे? वो डाटा हम लाएंगे सीपीआई, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड से। तो सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीनों के तीनों तरीके हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के। तो 1, 2 और 4 ये आपका बी में भी है और ये आपका डी में भी है। अब मेरे को नापना है 3। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये भी तरीका है इन्फ्लेशन नापने का। दैट्स वाई 3 इज करेक्ट, योर आंसर इज डी। 1, 2, 3 और 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है कैग के बारे में। इनमें से किन किन को कैग ऑडिट करता है? अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एफसीआई, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। देखो, आरबीआई, एफसीआई, एसबीआई, ये सब जो कॉरपोरेशंस हैं, ये सब जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का ऑडिट करने का लिमिटेड पावर है कैग को, ठीक है ना। ये सब जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो अपना अकाउंट, वो अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को सीधे भेजते हैं, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा गलत है, जो आपका सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर है
वहाँ पर काफ़ी लिमिटेड पावर है कैग का। कैग उनसे डिस्क्रिप्शन नहीं मांग सकता कि तुम कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्चा किए। जो पर्टिकुलर्स हैं वो नहीं मांग सकता उनसे। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो अपना केवल खर्चा बता देते हैं कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, ठीक है, और एक मतलब जो कैग है उसको वो बातें माननी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑडिट नहीं होता, बस जो लिख के दे दिया उतना मानना पड़ता है। तो आपका 1, 2 एंड 3 तीनों गलत है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। इन्होंने किन चीज़ों को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया? जो आपका वायसराय है उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर है वो दिया। वायसराय का जो काउंसिल है उसमें इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल कौन होते थे? ये ब्यूरोक्रेट होते थे, सिविल सर्वेंट होते थे, ठीक है। जो एक नया ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, वो 1861 के एक्ट में पहले ही हुआ था। तो आपका जो दूसरा है वो करेक्ट है, 1 एंड 2, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आपको एक क्रॉप के बारे में बताया गया है, आपको पहचानना है कि वो क्रॉप कौन सा है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगा सकते हैं। इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल चाहिए होता है, और टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा। तो तुम देख रहे हो ना कि ये आपका मतलब बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये इक्वेटर में मिलेगा, 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर आपको इक्वेटर में ही मिलेगा, ट्रॉपिक रीजन में ही मिलेगा। ये उन एरिया में ज़्यादा अच्छे से होता है जहाँ पर लोमी सॉइल होता है और जहाँ पर स्लोप होता है, पानी नहीं जमना चाहिए, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल में आपका गेहूं नहीं, मेज नहीं, मेज आपका सेमी एरिड रीजन में होता है, ठीक है ना। और जो वीट है वो टेम्परेट क्रॉप है। गेहूं जो है वो क्या है? टेम्परेट क्रॉप है, ट्रॉपिकल नहीं है। तो आपने डी एलिमिनेट कर दिया। मेज सेमी एरिड रीजन का है, आपने मेज काट दिया। शुगर केन भी नहीं, शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, स्लोप नहीं चाहिए होता, रबर में चाहिए होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये जो पूरा पैराग्राफ है वो रबर का जो क्रॉप है उसी के बारे में है। भारत में रबर मेनली उगाते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार में। मेघालय का जो गारो हिल है वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश और स्लोप, ये चाहिए होता है रबर के लिए। शुगर केन का जो टेम्परेचर है वो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल काफ़ी कम चाहिए होता है, केवल 75 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो मक्का है, मकई है, सेमी एरिड रीजन और टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। गेहूँ ये ठंडे एरिया में होता है, भारत में भी जो गेहूँ है ना वो ठंडे के दिनों में होता है, ठीक है। पकने के टाइम पर मतलब कि जो बालियाँ होती है ना, बाली पकने के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर का चाहिए होता है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदियाँ जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में? सुवर्णरेखा, वमसाधरा, पेरियार और वेगई। देखो, हमारे भारत की कुछ जो नदियाँ हैं वो जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, कुछ जगह गिरती हैं आपके अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। तो जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं वो है सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मानी, वमसाधरा। तो सुवर्णरेखा, वमसाधरा कहाँ गिरती हैं जाकर के? बे ऑफ बंगाल में। पेन्नार, पालार, वैगई, वैगई भी बे ऑफ बंगाल की। जो पेरियार है, पेरियार केरला की नदी है और गिरती है अरेबियन सी में। कहाँ गिरता है जाकर के ये? अरेबियन सी में। तो आपका थर्ड गलत हो गया, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। साउथ इंडिया की जो नदियां हैं उसका रूट देखना कि कौन सी नदी जाकर के गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, मीन्स कौन सी नदी
ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी नदी वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।